क्रांतीवीर वसंतराव नारायणराव नाईक शिक्षण प्रसारक संस्था संचलित हिंदी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय दत्त चौक सिडको, कक्षा 10वीं, विषय भूगोल। आज हम नए पाठ की शुरुआत करने वाले। पाठ क्रमांक 8, अर्थव्यवस्था और व्यवसाय। भारत और ब्राज़ील, इन दो देशों के बीच में जो अर्थव्यवस्था और व्यवसाय का भाग हमें देखना है। विषय अध्यापक श्री उमेश भाबर सर, विषय भूगोल में आपका सभी छात्रों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हम पाठ की शुरुआत करते हैं। प्रकरण 8, अर्थव्यवस्था और व्यवसाय। हमने इस पाठ के दो भाग किए हैं। भाग 1 में हमें जो अर्थव्यवस्था और व्यवसाय दोनों भागों का थोड़ा थोड़ा जो भाग क्रम से जैसे आता है, उस भाग के दौरान ही हमें जानकारी हासिल करनी है। चलो देखते हैं एक भाग करके हमें यहाँ पाठ में जो भी जानकारी है वो हासिल करनी है। छात्रों, यहाँ थोड़ा सा ऐसा ध्यान देना है कि कोरोना की वजह से पाठ में से कुछ भाग ड्रॉप किया गया है, तो उसमें से जो पहला यहाँ ग्राफ दिया है वो ग्राफ भी यहाँ ड्रॉप हुआ है। जैसे कि स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न का यह जो भाग दिया है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP सन 1960 से 2016 तक का भाग है। इस साल उस पर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। और भी कुछ भाग है, तो उसमें जो भारत और ब्राज़ील की जो जानकारी यहाँ हमें भरने के लिए पूछा है, क्षेत्र और विभाग दे के ब्राज़ील की जानकारी दी है और भारत की लिखनी है। तो उसमें हमें एक जानकारी देख लेनी है, वो ऐसी है कि यहाँ निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्रों का भाग क्या होता है, ये जानकारी हमें यहाँ लेनी है। तो उसमें से जो आने वाली निजी और सार्वजनिक, तो इसी पर आधारित हमें जो भाग देखना है वो आगे हमें अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर देखना ही है। तो उसके पहले पाठ में कुछ भाग जिस घटक पर निर्भर है वो है अर्थव्यवस्था और उनका प्रकार भेद। भारत और ब्राज़ील, इन दो देशों में भी जो अर्थव्यवस्था है वो एक समान है, लेकिन अर्थव्यवस्था के जो प्रकार है वो 3 प्रकार है। जैसे कि भांडवलशाही अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्र अर्थव्यवस्था, ऐसे 3 प्रकार यहाँ देखने हैं। तो तीनों प्रकार जैसे स्पष्ट रूप से पाठ में नहीं दिए, लेकिन कहाँ कौन सा भाग कैसे पूछा जाएगा मैं समय समय पर आपको याद करके दे दूंगा। लेकिन यहाँ देखें, भांडवलशाही और समाजवादी, ये दोनों अर्थव्यवस्था भारत में भी है और ब्राज़ील में भी है। तो दोनों है, तो भांडवलशाही और समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऐसा दोनों का नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो उसके लिए हमें मिश्र अर्थव्यवस्था इस नाम से भी हम वहाँ उसे बोल सकते हैं। दूसरा है व्यवसाय का भाग। तो व्यवसाय का भी वर्गीकरण इस पाठ में अलग अलग तरीके से यहाँ किया गया है। तो हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ऐसे 3 भागों में वो व्यवसाय का वर्गीकरण करेंगे। जैसे कि प्राथमिक व्यवसाय में, तो प्राथमिक व्यवसाय में जैसे कि खेती, खानकाम, मत्स्य उत्पादन, ऐसे प्राथमिक रूप से लिए जाने वाले जो उत्पाद है, जहाँ लोग अपना अपना प्राथमिक स्वरूप से काम करते हैं, उसे प्राथमिक व्यवसाय भी कहा जाता है। अर्थव्यवस्था के प्रकारों का एक भाग है। द्वितीयक व्यवसाय, जैसे कि प्राथमिक व्यवसाय में लिया हुआ उत्पाद, उस पर कोई प्रक्रिया की जाती है और उस पर जो व्यवसाय बन जाता है, होता है, करते हैं, उसे द्वितीयक व्यवसाय बोलते हैं। जैसे कि खेती में, जैसे कि गन्ने का उत्पादक लिया, तो गन्ने का उत्पाद लेना ये प्राथमिक व्यवसाय है। और उस गन्ने को फैक्ट्री में लेकर उससे शुगर बनाई जाती है, शक्कर बनाई जाती है, तो वो द्वितीयक व्यवसाय बन गया। और तृतीयक व्यवसाय, तो वही शक्कर बनाने के बाद उसे बाजार में लिया जाता है और उसका व्यापार हो जाता है, लेन देन हो जाती है, पैसे की लेन देन होती है, सब कुछ। ये जो अलग अलग भाग है वो तृतीयक व्यवसाय में आते हैं। इस तरीके से व्यवसाय की ये 3 भाग हमें देखने हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। स्पष्ट रूप से
पाठ में नहीं दिए, लेकिन हमें उसके बारे में भी जानकारी लेनी है। जैसे कि अर्थव्यवस्था के जो 3 प्रकार या देख रहे हम और व्यवसाय के वर्गीकरण देखे, वैसे ही आर्थिक क्रियाओं में उसका भी वर्गीकरण हम देख सकते हैं। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उस देश के होने वाले व्यवसाय, उनके प्रकार और उनके विकास पर ही निर्भर होती है, इसलिए हमने उसे देखा है। ठीक है, भारत और ब्राज़ील की जो आर्थिक क्रिया है, वो आर्थिक क्रियाओं को देखने के लिए हमें जो प्राथमिक व्यवसाय में आने वाली भारत की खेती, ब्राज़ील की खेती, इन सभी की जानकारी हमें लेना। जैसे कि देखो, दोनों देशों का जो सकल घरेलू आय है, वो सकल घरेलू आय में जो विभिन्न क्षेत्रों का योगदान है, वो योगदान भी हमें किसी वृत्तालेख के आधार पर हमें देखना है। तो उस वृत्तालेख की तरफ हम चलते हैं और उससे जानकारी हासिल करते हैं। हमारा पाठ्य पुस्तक क्रमांक, जैसे कि अपनी किताब में पन्ना नंबर 53 पे आपको ये मानचित्र या वृत्तालेख आपको देखने को मिलेगा। उसके आधार पर मैंने यहाँ आपको जो जानकारी लेनी है, उसके लिए एक एक करके भाग लिया है। एक ब्राज़ील का और एक भारत का लिया है। तो हम यहाँ उसे सकल घरेलू उत्पाद में व्यवसाय निहाय जो वहाँ का योगदान है, वो योगदान हमें यहाँ देखना है। पहले हम ब्राज़ील का देखेंगे। तो यहाँ देखिए, सकल घरेलू, इसका मतलब ही क्या हो जाता है? सकल यानी टोटल, कुल। सकल घरेलू, घरेलू यानी हमारे ही देश का, देशी हम उसे कह सकते हैं। उसे उत्पाद में व्यवसाय निहाय जो निहाय जो योगदान है, वो योगदान हमें यहाँ देखना है 2016 का। हम एक एक करके देखेंगे। देखिए, ब्राज़ील का भाग देखते हुए हमें यहाँ जो कुछ सूची दी है, देखो सूची में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक व्यवसाय में जो लाल रंग का भाग है, वो यहाँ दर्शाया है हमारे इस वृत्तालेख में। द्वितीयक व्यवसाय का नीले रंग से दर्शाया है और तृतीयक व्यवसाय का हरे रंग से दर्शाया है। लेकिन हर एक अलग अलग तरीके से, जैसे कि मैंने प्राथमिक व्यवसाय में आपको खेती का उदाहरण दिया था, द्वितीयक में भी खेती से लिया हुआ उत्पाद पर प्रक्रिया होने वाला उदाहरण दिया था, और तृतीयक में भी। वैसे ही ब्राज़ील में इस भाग में क्या क्या और कैसे कैसे ये वृत्तालेख का भाग हमें देखना है, तो वो कैसे देखें। हम प्राथमिक व्यवसाय से शुरुआत करते हैं। यहाँ देखो, प्राथमिक व्यवसाय का योगदान यहाँ जो 2016 का 5.5% का है। यानी प्राथमिक व्यवसाय में आने वाले सभी भाग हम देख सकते हैं कि कृषि का, खनन, मत्स्य व्यवसाय, सभी घटक, तो कितने प्रतिशत ब्राज़ील में ये व्यवसाय किए जाते हैं? तो 5.5, इतना ही व्यवसाय वहाँ किया जाता है। लेकिन दूसरा भाग देखिए, तो द्वितीयक व्यवसाय में जो उस पर प्रक्रिया करने वाले कारखानदारी हो, या जो MID से हम बोलते, वो सभी 27.5 डिग्री या प्रतिशत में हम यहाँ देख सकते हैं। 2016 का भाग है। और तृतीयक का देखो 67.67%, इतना बड़ा सा भाग यहाँ हमें देखने को मिलता है। जैसे कि प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय और तृतीयक व्यवसाय, सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीयक व्यवसाय का हिस्सा और तृतीयक व्यवसाय का हिस्सा बहुत बड़े पैमाने पर हमें यहाँ देखने को मिलता है। वैसे हम भारत का भी देख सकते हैं। देखिए, भारत का प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय, अभी यह प्राथमिक व्यवसाय भी उसी रंग से दर्शाया है, तो वो 17.17 है। देखो, 5.5 ब्राज़ील का था, लेकिन यह भारत का 17.17 है, यानी भारत का ज़्यादा है, यानी भारत में ज़्यादा खेती की जाती है कि नहीं। और दूसरा है द्वितीयक व्यवसाय। तो द्वितीयक व्यवसाय में हम फर्क जान सकते हैं कि ब्राज़ील और भारत ये समान रूप से हमें यहाँ लोगों का योगदान सकल घरेलू उत्पाद में हम देख सकते हैं कि द्वितीयक व्यवसाय में ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ अपना योगदान देते हैं। तृतीयक व्यवसाय देखो, भारत भी ब्राज़ील के थोड़े बहुत आगे पीछे है। तो ब्राज़ील का 67.67 है, तो भारत का 57.57% यहाँ इतना हमें देखने को मिलता है। तो थोड़ा बहुत फर्क यहाँ हमें
देखने को मिला है। तो उसके आधार पर हम आर्थिक क्रियाओं का संलग्न जनसंख्या का प्रतिशत भी यहाँ हमें देखना है। तो देखें, हम पहले ब्राज़ील का देखते हैं। आर्थिक क्रिया यानी आर्थिक घटक से या जो जनसंख्या का प्रतिशत है वो हमें यहाँ देखना है। तो प्राथमिक में 10.10% का जनसंख्या का प्रतिशत हमें यहाँ देखने को मिलता है। द्वितीयक में 19.19% है और तृतीयक व्यवसाय का 71%, 71 इतना हमें यहाँ देखने को मिलता है। बड़े पैमाने पर है तृतीयक भाग आर्थिक क्रियाओं का। तो वैसे ही भारत का देखें तो भारत में भी प्राथमिक व्यवसाय का आधे से भी ज़्यादा आधे तक हमें देखने को मिलता है। वैसे 48.8% हमें यहाँ देखने को मिलता है। इसे हम 49% भी कह सकते हैं। द्वितीयक व्यवसाय है 24.3 यानी 24% हम उसे कह सकते हैं। और तृतीयक व्यवसाय तृतीयक घटक में 26.9 यानी 27 हम उसे बोल सकते हैं। तो ऐसे दोनों देशों का जो व्यवसाय का आर्थिक क्रियाओं का जो संलग्न जनसंख्या का प्रतिशत है, तो दोनों देशों की तुलना हमने यहाँ इस वृत्तालेख से करने का प्रयास किया है। आप अपने पाठ्यपुस्तक में आप बाद में आराम से देखकर उसे समझ कर ले सकते हैं। नहीं समझ में आया तो मुझे फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। हम थोड़ा धीरे धीरे से ही ले रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही पीरियड में लेना हमारे दिमाग में ये नहीं रह सकता। भूगोल का भाग ये इतना भी कठिन नहीं है, लेकिन बार बार आप उसकी पढ़ाई करते रहोगे तो आपके ध्यान में आ सकता है। चलो आगे वाला घटक हम शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय उत्पादन है, उत्पाद ब्राज़ील से जो अधिक है या कम है, यह हमें जानकारी इससे पता हो जाती है। तो वैसे देखा जाए तो भारत का राष्ट्रीय उत्पादन ब्राज़ील से अधिक ही है। ब्राज़ील विश्व में खनन एवं कृषि वस्तुओं के निर्माण में अग्रसर है। ये ध्यान में रखना है, ब्राज़ील पूरे संसार में खनन कार्य और वस्तुओं के निर्माण में अग्रसर देश है, ऐसा हम मान सकते हैं, वो ब्राज़ील है। साथ ही इस देश में जो सेवा क्षेत्र यानी तृतीयक व्यवसाय सेवा क्षेत्र है, वो भी बड़े पैमाने पर बढ़ गया, हमने वृत्तालेख में वहाँ देखा है। भारत में भले ही सेवा व्यवसाय बढ़ रहे हो, लेकिन अभी भी भारत में कृषि ही ज़्यादा की खेती ही ज़्यादा की जाती है, ये हमें यहाँ मालूम है। भारत की तरह ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था भी मिश्र है। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्र है, वैसे ब्राज़ील की भी अर्थव्यवस्था मिश्र है, हम उसे समझ सकते हैं। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था विकासशील है। भारत भी विकासशील देश है, ब्राज़ील भी विकासशील देश है। इनकी प्रति व्यक्ति आय भी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी यूएसए की तुलना की तो भारत और ब्राज़ील अमेरिका के पीछे है, दोनों भी पीछे है। हम ये देख सकते, पन्ना नंबर 53 पर एक ग्राफ बनाने के लिए, बहुरेशालेख बनाने के लिए दिया है, तो उसके अंक दिए हैं, उस अंकों से हम आपको पता चल जाएगा, आप पाठ्यपुस्तक में उसे देखकर समझ सकते हैं। वैसे ही संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की थोड़ी जानकारी हम यहाँ लेते हैं। भारत और ब्राज़ील की जानकारी लेते समय संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एक विकसित देश है और भारत और ब्राज़ील विकासशील देश है। इस देश की जनसंख्या कम है लेकिन साक्षर ज़्यादा है। इस देश के पास अनेक प्रकार के जो पेटेंट यानी कि नए नए वैज्ञानिक वहाँ जो अपना खोज निकाले हैं, वो पेटेंट उसने बना के रखे हैं। आधुनिक प्रौद्योगिकी और यांत्रिकी शक्ति उनके पास है, इसलिए प्रति व्यक्ति आय के मामले में ब्राज़ील और भारत कितना आगे और कितना पीछे है आप समझ सकते हैं। भारत और ब्राज़ील विकासशील देश है, इसलिए वो उस यूएसए के पीछे है, ऐसा हम यहाँ मान सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटक यहाँ ऐसा हम बता सकते हैं कि सकल राष्ट्रीय आय अधिक होने पर भी भारत की जनसंख्या अधिक होने से भारत की प्रति व्यक्ति आय ब्राज़ील की तुलना में कम है। ब्राज़ील का जो उत्पाद है विकास है ज़्यादा है, लेकिन भारत की जनसंख्या ज़्यादा होने से भारत की प्रति व्यक्ति आय ब्राज़ील की तुलना में बहुत कम है, ऐसा हम यहाँ इस पाठ्यपुस्तक के या पाठ से हमें पता चलता है। चले
हम थोड़ा सा आगे वाला घटक शुरू कर देते हैं। ब्राज़ील खेती। ब्राज़ील की जो उच्च भूमि है वो तटीय प्रदेश में, आपको मैं यहाँ दर्शाकर बता देता हूँ। ब्राज़ील की उच्च भूमि एवं तटीय प्रदेश में कृषि की जाती है। वैसे तटीय प्रदेश कौन सा, ये देखो, ये तटीय प्रदेश और उच्च भूमि का जो भाग है वहाँ खेती की जाती है। ये हमें यहाँ समझ में लेना है। वहाँ का जलवायु, वहाँ की जो भूमि भू आकृति है, उसके कारण भी विविध प्रकारों की फसलें ली जाती है। तो फसलों में हमें जो चावल, मकई प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। तो ये खाद्यान्न फसलें कहाँ कहाँ कौन से भाग में लिए जाते हैं, तो हम इस मानचित्र से हम यहाँ देख सकते हैं। मानचित्र का भाग देखने से पहले हमें यहाँ जो सूची दी है वो सूची की तरफ हम चलते हैं। देखें, इस सूची में देखो, कहवा, चावल, मकई, गन्ना, काकाओ, रबर, केला, संतरा, सोयाबीन। आपको ये ध्यान में रखना है। जैसे कि कहवा दिया है तो कहवा कौन से आकार से दर्शाया है और मानचित्र में भी उसे कहाँ कहाँ दर्शाया गया है, तो उसका भाग हमें देखना है। देखो, जो मुख्य प्राथमिक व्यवसाय है, उस मुख्य प्राथमिक व्यवसाय में जो खेती की जाती है, उस खेती में लिया जाने वाला ये फसल है। तो वहाँ चावल और मकई का प्रमुख खाद्य फसल है। तो वो कहाँ कहाँ लिया जाता है, तो वो हमें यहाँ देखना है। ज़्यादातर देखो, मकई और चावल, यहाँ देखो, मकई पीले रंग में और चावल हरे रंग का दर्शाया है। तो मकई का देखिए, यहाँ हम उसे दिखा सकते हैं। ये इतना जो मध्य भाग है, उस मध्य भाग में मकई और चावल का देखा जाए तो किनारी प्रदेश है। किनारी प्रदेशों में हमें वो दोनों फसल अलग अलग तरीके से अलग अलग ठिकानों पर देखने को मिलता है। वैसे कहवा, सोयाबीन, कोको, रबर, इन नगदी फसलों का उत्पादन भी बड़े पैमाने पर होता है। तो वो कौन सा कहाँ होता है हमें पहचानना है, तो यहाँ का सिंबल देखना है और कहाँ लिया जाता है उसका उत्पाद हम वहाँ देख सकते हैं उसे। हम समय कम होने के कारण हम पूरा की पूरा यहाँ नहीं देख पा रहे। आप घर में इस मानचित्र को देखकर उसमें क्या क्या कहाँ कहाँ दर्शाया गया है और इस पर आधारित आपको मानचित्र में दर्शाने के लिए पूछा जाने वाला सवाल पूछा जाता है 2 अंकों के लिए, 4 अंकों के लिए, तो उसमें से आपको ये भी भाग आ सकता है। इसलिए आप ज़रा उसे समझकर लेना है, ठीक है। वैसे आप यहाँ मीनास जिराइस और साओ पाउलो राज्यों में कहवा का उत्पादन मुख्यतः ज़्यादा होता है। तो वो कहाँ कहाँ है देखे, हमें पहले यहाँ जो कहवा है, कहवा कौन से सिंबल से दर्शाया है वो तो वो देखना है। वैसे यहाँ देखे, यहाँ मीनास, जिराइस और साओ पाउलो, ऐसे ये पूरे के पूरे ये तीनों राज्य यहाँ आते इस राउंड में मैंने जो दर्शाया है वहाँ। तो वहाँ जो कहवा का उत्पादन है वो ब्राज़ील में ज़्यादा लिया जाता है, फसल ज़्यादा ली जाती है। इन फसलों के अलावा भी केला, अनानास, जैसे कि देखो इसमें दर्शाए गए सभी भाग हम इस मानचित्र में देख सकते हैं। संतरे, नींबू जातीय फलों का उत्पादन भी यहाँ लिया जाता है। घास के प्रदेशों में गाय, भेड़, बकरियाँ पाली जाती है, इसलिए दुग्ध उत्पादन और मांस उत्पादन भी यहाँ ज़्यादा पैमाने पर लिया जाता है, ये हम समझ सकते हैं। ये हुआ ब्राज़ील के प्राथमिक व्यवसाय का खेती का भाग। ब्राज़ील का जो खानकाम खनन व्यवसाय है उसके बारे में भी हमें जानकारी यहाँ लेना हमारा एक मुख्य भाग है। तो खनन में जो ब्राज़ील के खनन के अंतर्गत होने वाला जो उत्पाद है, वो उत्पादन के क्षेत्र की जो तालिका है, वो तालिका हमें बनानी हो तो अलग अलग तरीके से वहाँ जो अयस्क है, लौह है, मैंगनीज है, निकल है, तांबा है, ऐसे तरीके से हम वहाँ देख सकते हैं। और उसे समझने के लिए हम उसी मानचित्र की तरफ फिर एक बार चलते हैं और उसी में हमें जो खनन कार्य है, मैंगनीज, बॉक्साइट, लौह, कोयला, तो ये उसमें दिया हुआ उसकी तालिका का भाग हो सकता है। और दूसरा घटक जो है, ब्राज़ील के पश्चिम और दक्षिण भाग में खनन का विकास नहीं हुआ है
उसका भी कारण हम समझ सकते हैं। देखो ये जो भाग है कौन सा, पश्चिम और दक्षिण का, इस भाग में उनका खनन कार्य का विकास कम हुआ है, क्योंकि वहाँ खनिज जो है खनन कार्य में निकलने वाले वो खनिज वहाँ कम तरीके से हमें कम देखने को मिलते हैं। ब्राज़ील के खानकाम व्यवसाय में या खनन व्यवसाय में जो लौह, अयस्क, मैंगनीज, निकल, तांबा, बॉक्साइट आदि खनिजों से संपन्न है। दुर्गमता, घने वन, घनदाट अरण्य, निष्क्रिय खनिज संसाधनों का अज्ञान इत्यादि प्रतिकूल कारकों की वजह से देश के आंतरिक भागों में खनन व्यवसाय के विकास मर्यादाएं आ गई है। वो कैसे आ गई है ये भी हम समझ सकते हैं कि जो आंतरिक भाग है इसमें मर्यादा है, क्योंकि वहाँ जो उच्च भूमि का भाग है वो खनन व्यवसाय का विकास ज़्यादा हुआ है और मध्य भाग में कम हुआ है, तो उसमें जो अलग अलग प्रकार के खनिज वहाँ मिलते हैं वो भी हम यहाँ समझकर ले सकते हैं। तो इस तरीके से भी खानकाम व्यवसाय हमने देखा है। इसके अलावा जो आंतरिक भाग है यानी मध्य भाग, इस आंतरिक भागों में खनन व्यवसाय का विकास को मर्यादा आ गई है। तो वो मर्यादा क्यों आई है इसका कारण आपको पूछा जाए तो वो आपको लिखना आना चाहिए। तो ये खानकाम व्यवसाय पर आधारित आपको ज़्यादातर 1 या 2 अंकों के लिए सवाल पूछा जाए तो आपको लिखना आना चाहिए। आप पाठ्यपुस्तक में थोड़ा सा बारीकी से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। आगे वाला घटक है ब्राज़ील की मासेमारी या मत्स्य उत्पादन। देखो ब्राज़ील में जो ब्राज़ील के दक्षिण पूर्वी तट के निकट, अभी दक्षिण पूर्वी तट कौन सा, ये नॉर्थ है, उत्तर है। तो दक्षिण पूर्वी तट, ये जो भाग है दक्षिण पूर्वी तट में, अभी यहाँ कोई मत्स्य व्यवसाय नहीं किया जाता, लेकिन दक्षिण पूर्वी, ये दक्षिण पूर्वी हो सकता है। तो अटलांटिक महासागर के किनारे में ब्राज़ील में जो मत्स्य उत्पादन है उनका केंद्र बना है। तो इसका भी कारण हम यहाँ बता सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ मछलियों का अलग अलग तरीके का प्रकार हमें वहाँ देखने को मिलता है, ये भी कारण हम वहाँ बता सकते हैं। ब्राज़ील में बड़ी नदियाँ है, लेकिन आंतरिक भागों में मत्स्य उत्पादन का विकास नहीं हुआ, यानी मीठे पानी की जो मछलियाँ पकड़ने का व्यवसाय, मत्स्य उत्पादन का व्यवसाय वो कम है वहाँ। इस पर हम सोच सकते हैं वैसे, जैसे कि वहाँ की जो नदियाँ है वो बड़े ही स्पीड से चलने वाली है, उनका प्रवाह वैसे शीत और उष्ण भी प्रकार का है, और मछली पकड़ने में वहाँ कठिनाइयाँ आ जाती है, और मछली का व्यवसाय भी करने में वहाँ दिक्कत आती है, इसलिए वहाँ का व्यवसाय विकास कम हुआ है, ऐसा हम बोल सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ब्राज़ील में करीब 7,400 किलोमीटर, कितना, 7,400 किलोमीटर लंबा तट है। कहाँ से कहाँ तक देखें, मैं यहाँ आपको बता सकता हूँ कि यहाँ इतना जो भाग है वो कितना है, पूरा 7,400 किलोमीटर का है। इतना लंबा तट उत्तर अटलांटिक और दक्षिण अटलांटिक महासागर का है। शीत एवं उष्ण प्रवाहों का संगम और विस्तृत महाद्वीपीय मग्न तट के कारण दक्षिण अटलांटिक तट पर मछली पकड़ने का क्षेत्र विकसित हुआ है। वैसे यहाँ जो मछलियाँ पकड़ी जाती है वो मछलियों का केंद्र बना हुआ है, ये जो यहाँ का दिया हुआ भाग है। यहाँ जो अलग अलग तरीके की मछलियाँ है, वैसे कि स्वार्डफिश, झींगा, केंकड़ा, सारडाइन इत्यादि जो जलचर मछलियाँ हैं वो मछलियों के प्रकार वहाँ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी प्राकृतिक रचना और घने वन के कारण और नदियों में जो बहता जो पानी है, बहता पानी यानी पानी का जो रफ्तार है वो ज़्यादा होने के कारण मीठे जल की जो मछलियाँ पकड़ने का व्यवसाय यहाँ विकसित नहीं हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन विकसित नहीं हुआ है। और कौन कौन सी मछलियाँ हैं उस मछलियों का नाम मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। वैसे अपना जो मानचित्र है उस मानचित्र में भी आप मछलियों के व्यवसाय, जो पशुपालन और मछली पकड़ना, ये भाग उसमें देख सकते हैं। और इसमें देखिए
जो मछलियाँ कहाँ है, सिर्फ किनारी प्रदेश में, और ज़्यादातर मछलियाँ पकड़ने का व्यवसाय हम दक्षिण पूर्व भाग में ही देख सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग तरीके की जो मछलियाँ है, उस मछलियों के प्रकार भी मैंने जो बताए, जैसे स्वॉर्डफिश, झींगा, केंकड़ा, सार्डाइन इत्यादि जो मछलियाँ वहाँ पाई जाती है। और मीठे पानी का जो मैंने बताया कि मत्स्य उत्पादन का विकास कम हुआ, इसका भी कारण हम बता सकते हैं। उसके लिए महत्वपूर्ण कारण एक प्राकृतिक रचना, घनदाट वन और नदियों का जो पानी की रफ्तार है, वो रफ्तार के कारण भी मीठे जल की मछलियाँ पकड़ने का व्यवसाय यहाँ कम हुआ है, ऐसा हम बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी भाग हम दूसरे भाग में देखेंगे। आपको ये भाग घर में फिर से पाठ्य पुस्तक एक बार पढ़ना है, नहीं समझ में आया तो फिर से ये वीडियो देखना है, और वो तभी भी नहीं समझ में आया तो मुझे फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।